आया नहीं कोई स्टूडेंट लाइव आज। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? कल तुम जा रहे हो क्या? कितने दिन के लिए? हम्म। अरे यहाँ फिर होस्ट कौन करेगा? सही कितने दिन के लिए जा रहा है? कितने दिन के लिए जा रहा है? हम्म। दोबारा लगा रहे हो क्या? कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं MCQ सी प्लस प्लस का। मैंने आपको जो है सभी प्रकार के जो है MCQ मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है? चाहे भले ही वो ऑल्टरनेट डेज पे हों, ठीक है? नीलेश, गुड इवनिंग। तो टॉपिक वाइज मैंने आपको बोला था कि टॉपिक वाइज MCQ मैं आपको कराने वाला हूँ, और पेन पेपर लेके बैठिएगा साथ में। आपका ये एक प्रकार से मॉक टेस्ट है। आपका क्या है, ये एक मॉक टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, खुद से आंसर देने हैं उसके, कि आप लोगों ने कितना कुछ कैच किया है। जितना मैंने टॉपिक कवर कराया है उन टॉपिक में से आपको कितना आता है, तो ये चीज़ आपको पता लगेगी। एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ये जो MCQ मैं कराता रहूँगा आपको, तो इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आप कितने नंबर आपके आ सकते हैं, कि कहाँ स्टैंड अप कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? तो वो चीज़ है इसके अंदर, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि टॉपिक वाइज MCQ आपको होंगे, ठीक है ना? तो वैसे ही चल रहा है। तो आज मैं आपके लिए जो है सी प्लस प्लस का, ठीक है ना, सी प्लस प्लस का जो है MCQ मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने VBA वगैरह ये सारे MCQ कराए हैं आपको, कंप्यूटर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो सी प्लस प्लस का तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? तो इसका आंसर दीजिए। सी प्लस प्लस बिना चीटिंग करे इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो सी प्लस प्लस का विकास मतलब किसने किया था, बताइए? सी प्लस प्लस का विकास किसने किया था, किसने इसको डेवलप किया था? बाजार ने, स्टॉपर्स ने किया था, डेनिस रिची ने किया था, बिल गेट्स ने किया था, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जो भी ऑनलाइन है इस टाइम। नीलेश, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। सी प्लस प्लस का विकास किसने किया था? हुज डेवलप सी प्लस प्लस? नहीं पता? ओके, तो बता देता हूँ आप लोगों को, जब नहीं पता तो सी प्लस प्लस का जो डेवलप किया था वो हमारे कौन थे? बाजार ने स्ट्रॉपर्स। बाजार ने स्ट्रॉपर्स ने क्या किया था? सी प्लस प्लस का आविष्कार किया था बाजार ने स्ट्रॉपर्स, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑलरेडी मैं इस लैंग्वेज के बारे में आपको बता चुका हूँ।
अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता? इनमें से किस फाइल का, जो मैंने आपको हेडर फाइल बताई थी, जो ऊपर जो टॉप पे हेडर फाइल लगती है, इनमें से किस हेडर फाइल का प्रयोग जो है टॉप में नहीं, मतलब हेडर में नहीं किया जाता? किसका? सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता है। इंक्लूड डॉट कॉनियो का, इंक्लूड डॉट आईओस्ट्रीम डॉट एच का, इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच का, इंक्लूड डॉट मैथ डॉट एच का। तो इनमें से किस हेडर फाइल का प्रयोग मतलब कि सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता? ठीक है ना, आंसर दीजिए इसके, किस फाइल का प्रयोग, बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, ठीक है ना, बिना क्वेश्चन करे कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए। चलिए ठीक है, तो बता देता हूँ, studio.h, यानी कि studio.h किसकी फाइल है? studio.h है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जो कि हमारी सी में यूज होती है। किस में यूज होती है? सी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और सी प्लस प्लस में कौन सी यूज होती है? iostream.h। मैथ.h तो सब मैथ के फंक्शन यूज करने के लिए करती है, तो ऑब्वियसली इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कॉनियो भी हम दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट iostream डॉट है ही स्पेशल सी प्लस प्लस के लिए, लेकिन जो studio.h है वो सी प्लस प्लस में सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, सी प्लस प्लस के फंक्शन को सपोर्ट नहीं देती है। सी आउट सी इन जो है वो iostream.h के फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्लियर सर, तो ये जो हमारा क्लियर सर है, तो क्लियर सर के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? अगर आपको क्लियर सर लगाना है तो उसमें किस हेडर फाइल का आप प्रयोग करेंगे, ये बताइए, ठीक है। क्लियर सर, तो क्लियर सर के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है क्लियर सर कमांड के लिए? अगर आपको क्लियर सर, यानी कि आप याद कीजिए, जब मैंने आपको सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज सिखाई थी, तो हर एक फंक्शंस की मैंने हेडर फाइल बताई थी कि भाई इसको लगाने से ये होगा, क्लियर सर लगाए, क्लियर सर अगर कॉल कराएंगे या फिर गेट सी एच कॉल कराएंगे तो कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमें फ़ायदा हो, ठीक है ना, जिससे कि फंक्शंस कॉल कर लें। सुनील कुमार, गुड इवनिंग जी, सुनील, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्लियर सर किसके लिए हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? क्लियर सर, जो क्लियर कमांड है मेरी, के लिए हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा हेडर फाइल है जहाँ पे मैं क्लियर सर को कॉल करा सकता हूँ? ठीक है, सी प्लस प्लस हो चाहे सी लैंग्वेज में हो, बट ये सी प्लस प्लस का पार्ट है। तो बताइए, कॉनियो डॉट एच, आई स्ट्रीम डॉट एच, मैथ डॉट एच, ग्राफिक डॉट एच, सारी की सारी क्या है? ये हमारी हेडर फाइल है, बट क्लियर सर किसी एक हेडर फाइल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो तीसरे का जो आंसर दिया है सुनील कुमार ने, जो सही आंसर दिया है, क्योंकि कॉनियो डॉट एच कॉमन इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होते हैं वो कॉनियो में होते हैं। गेट सी एच हो हमारा, चाहे क्लियर सर हो, वो कॉनियो को कॉल करता है, ठीक है। कॉनियो के अंदर ही उसकी डेफिनेशन डिफाइन होती है, क्लियर। तो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस बता चुका हूँ आपको, तो ये सही आंसर है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनपुट हेडर इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? ये सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे आने वाले पार्ट और थोड़ा टफ हो जाएंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे इसके अंदर। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किसके अंदर किया जाता है? सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है ना। बात यहाँ पे सी प्लस प्लस की हो रही है, तो आई स्ट्रीम डॉट एच का, कॉन्यू डॉट एच का, मैथ और ये ग्राफिक्स का। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए तो सी आउट और सी इन किस में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो इसका आंसर दीजिए, फोर्थ का आंसर दीजिए मुझे जरा। आंसर दीजिए फोर्थ का। अभी तक 3 के बी पे पड़े हो, आगे चलो, नहीं पता तो देखो कितने इजी सी चीज है जो आपको पता नहीं है। फोर्थ का सुनील कुमार ने बी दिया है,
लेकिन सुनील कुमार ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया था। इसका मतलब आपने जो पहला आंसर दिया था वो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने तुक्के में लगा था, ठीक है ना। आपने फोर्थ का बी दे दिया है, लेकिन कॉनियो डॉट एच में किसकी किसकी डेफिनेशन होती है, कॉमन इनपुट कॉमन फंक्शन होते हैं। इसमें क्लियर सर होता है, और क्या होता है इसके अंदर, क्लियर सर हुआ, गेट्स यूजुअल। लेकिन इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं वो आयु स्ट्रीम डॉट एच में होते हैं। अगर मैं सी की बात करूँ तो किस में होते हैं, एच टू डी डॉट एच में होते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ इनपुट आउटपुट के फंक्शन है सी लैंग्वेज में, और सी आउट सी इन किसके फंक्शन है, इनपुट आउटपुट के फंक्शन है किसके लिए, आई स्ट्रीम डॉट एच के लिए। तो आई स्ट्रीम डॉट एच इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आंसर लिस्ट है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो मैंने पीडीएफ नोट बनाया था, पीडीएफ नोट्स के अकॉर्डिंगली ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला अगला जो पार्ट है उसमें से हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सी प्लस प्लस का पार्ट 2 देखिए। हाँ तो तुक्का नहीं है, लेकिन गलत आंसर दिया आपने, बहुत ज़्यादा गलत दिया है, क्योंकि पहली बार में आपने सही आंसर दिया, दूसरी बार में गलत कैसे कर सकते हो, इसका मतलब पहला भी कंफर्म नहीं था, ये इसलिए कहा है मैंने। तो निम्न में से कौन टोकन का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन टोकन का पार्ट नहीं, कीबोर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, क्लास, इनमें से कौन टोकन का पार्ट नहीं है। टोकन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी मैंने इसका पीडीएफ, इसका जो है एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है टोकन का, ठीक है ना। तो इनमें से कौन टोकन का पार्ट नहीं है, कीबोर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, क्लास, नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो बताइए। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। क्लास, क्लास जो है हमारी क्या है, सी प्लस प्लस में क्लास जो है टोकन का पार्ट नहीं है। क्लास, क्लास के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, क्लास के कैसे बनाते हैं क्लास को सी प्लस प्लस में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अर्षित क्या कह रहे चाह रहे हो सर, पीडीएफ पढ़ा, पीडीएफ प्रदान कर रहे हैं प्रधान क्या लिखते हो भाई। देखिए पीडीएफ की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं, और जो जो पीडीएफ हमने डाउनलोड कर रखी है आपकी ही इन्फोटेट के एप्लीकेशन पे, सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि टॉपिक से रिलेटेड जो है पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। और जैसे जैसे हमने बोला था स्टूडेंट को, हम बिल्कुल वैसे ही करा रहे हैं, ठीक है ना। बोला गया था सारे टॉपिक कवर कराएंगे, सारे टॉपिक कवर कराए हैं, और पीडीएफ के जो टॉपिक हैं वो भी हमने डाल दिए हैं इन्फोटेट के एप्लीकेशन के ऊपर, चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। और रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू के लिए बोला था कि टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, तो टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट है, यानी कि ये उसके लिए है कि जिन्होंने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, जिन्होंने मेहनत कर ली है, वो मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठे और टिक मारे कि किसके कितने सही हैं, किसके कितने गलत हैं, ठीक है। तो वो ये वही चीज़ चल रही है, टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। इसमें आपको देखना है कि आप पे कितने नंबर आ रहे हैं ठीक है, इसका कोई पीडीएफ नहीं होता है, क्लियर। तो अब आगे चलिए, दूसरे दूसरे नंबर पे करेक्टर का स्टोरेज साइज बताइए, करेक्टर का स्टोरेज साइज क्या होता है। एक करेक्टर का स्टोरेज साइज क्या होता है, चाहे वो सी प्लस प्लस में हो चाहे सी में हो, तो सिंपल सा करेक्टर का स्टोरेज साइज पूछा है, ठीक है ना। तो बताइए क्या है, 20 बाइट का, 8 बाइट का, 5 बाइट का, 1 बाइट का। तो बताइए करेक्टर का, एक करेक्टर का स्टोरेज साइज क्या होता है। सिंगल करेक्टर जैसे CHAR में करेक्टर की वैल्यू डाल दी, तो आपको तो पता है एक डेटा टाइप, एक करेक्टर टाइप के डेटा टाइप में एक ही सिंगल करेक्टर आएगा, ठीक है ना। तो क्या उसका वो होता है, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। बताइए बताइए बताइए, आंसर तो दीजिए। सी प्लस प्लस में या पढ़ाई नहीं करी सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने। टू का सी तो हो ही नहीं सकता। सी 8 बाइट का होता है करेक्टर, कहाँ जा रहा है दिमाग, 8 बाइट का करेक्टर कहाँ होता है, 1 बाइट का करेक्टर होता है।
करेक्टर का साइज 1 बाइट का होता है। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, सी प्लस प्लस की वीडियो, सी लैंग्वेज में पिछली बार में मैंने वीडियो कराई थी, सब करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। 1 बाइट का एक करेक्टर होता है, ठीक है। आंसर देने में ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि फ्लोट की स्टोरेज साइज क्या होती है। जो फ्लोट होता है उसका स्टोरेज साइज क्या होता है, 4 बाइट का, 7 बाइट का, 5 बाइट का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोट का स्टोरेज जो है साइज पूछ रहा है, कितने बाइट का होता है फ्लोट, बताइए। फ्लोट कितने बाइट का होता है, बताइए। फ्लोट कितने बाइट का होता है। हम्म 3 का ए। फ्लोट जो होता है हमारा 4 बाइट का होता है, कितने, 4 बाइट का फ्लोट होता है, ठीक है ना। और इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में डबल का स्टोरेज साइज क्या होता है, डबल का स्टोरेज साइज क्या होता है, 4 बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, या दोनों होते हैं, या 16 बाइट का होता है। जो डबल है यानी कि फ्लोट से बड़ा क्या हो गया, डबल, डबल, ठीक है ना। तो डबल का बताओ क्या साइज होता है। तो डबल का स्टोरेज साइज क्या होता है, ये पूछ रहा है संगीता। आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, है ना। क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि बार बार 1 2 3 का क्वेश्चन नंबर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। फोर्थ का बी, 8 बाइट, गुड। तो 8 बाइट का जो होता है हमारा क्या होता है, डबल होता है। अधिकतम साइज क्या होता है स्टोरेज का, 8 बाइट का अधिकतम साइज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पांचवा देखिए, किस डेटा टाइप की सबसे अधिक स्टोरेज होती है। किस डेटा टाइप की सबसे, इनमें से किस डेटा टाइप की सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता होती है। तो किसकी, लॉन्ग की होती है, ठीक है, इंटीजर की होती है, लॉन्ग डबल की होती है, या करेक्टर की होती है। इनमें से सबसे ज्यादा अधिक क्षमता वाला डेटा स्टोरेज कौन सा होता है, बताइए। पांचवा आंसर आपके सामने है, जल्दी बताइए। बताइए। 5 का सी, 5 का सी, ठीक है, 5 का सी, ओके, अच्छी बात है। तो भाई देखिए, एक तो लॉन्ग हो गया, ठीक है ना, एक हो गया लॉन्ग में डबल। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो, लॉन्ग, लॉन्ग डबल का हो गया, तो सी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। अगर ये आपने ऑपरेटर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए सी प्लस प्लस में हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। बी, इसमें हमारा बी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है।
हम क्लास में इसका अक्सर यूज करते हैं ड्राइव करने के लिए क्लास को, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग मेमोरी लोकेशन के लिए किया जाता है? किस ऑपरेटर का उपयोग मेमोरी लोकेशंस के लिए, एलोकेशंस के लिए किया जाता है? एलोकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है? डिलीट, एंडल, और क्या, न्यू, एसटीडी, स्ट्यू, ठीक है ना। किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है बताइए। निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग मेमोरी लोकेशन के लिए किया जाता है? मैं बता देता हूँ इसमें, अगर आपको नहीं पता तो इसमें जो न्यू ऑपरेटर है वो क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की न्यू लोकेशन क्रिएट करने के लिए होता है, जब हम न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो न्यू, अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम उप्स के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे तो उप्स के सारे ही फंक्शंस सभी कुछ उप्स के धीरे धीरे आने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, और फिर उसमें वही स्टूडेंट compete कर पाएंगे जिन्होंने ठीक से सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाए हैं। क्लास तक के प्रोग्राम जिन्होंने बनाए हैं वो कर पाएंगे। यानी कि जब मैंने सी प्लस प्लस आपको सिखाई थी उस दिन का दौर आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आप टच में नहीं है तो वापस जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा कोई चारा नहीं है समझने के लिए, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज ऑलरेडी करा दिए थे और ये बोला था आप लोगों को कि मैं टॉपिक वाइज करा तो रहा हूँ, लेकिन आप इसे भूलना मत ना, ठीक है ना। डेली रूटीन में, क्योंकि आपका काम तो पढ़ना ही है, एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो उसको भूलना नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो फिर एमसीक्यू आपके किसी काम का नहीं रहेगा, चाहे इसी एग्ज़ाम में हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो न्यू हमारा इसमें सही आंसर है सी, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट ऑपरेटर है? निम्न में से कौन सा पॉइंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। दो पॉइंट हमारे ये हैं और एक पॉइंट मेरा ऊपर होगा। इन एक तो एरो है, इनमें से कोई नहीं, और एक मेरा ये है। कौन सा पॉइंट मेरा ऑपरेटर है? एक लास्ट में क्या बन रहा है? एक एरो बन रहा है और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट ऑपरेटर है? कौन सा पॉइंट ऑपरेटर है? तो पॉइंट ऑपरेटर कौन सा होता है? एट का बी, ओके, एट का बी पॉइंट ऑपरेटर। आगे चलते हैं, ये इसकी आंसर की है। फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में पहले का आंसर दीजिए। निम्न में क्लास का भाग कौन सा नहीं है? इनमें से क्लास का जो पार्ट है, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो क्लास का पार्ट कौन सा नहीं है? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, मेन फंक्शंस। तो इनमें से एक है जो क्लास का पार्ट नहीं है, तो वो आप आंसर दीजिए। इनमें से एक है जो क्लास का पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट। मेरा एक पार्ट कहाँ चला गया? फोर्थ पार्ट पे आ गया मैं। सॉरी, मुझे थर्ड पार्ट कराना था आपको, है ना। थर्ड पार्ट पे मैं जंप ले गया एकदम से, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को देखिए। किस फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम करने पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जाता है? मेमोरी एलोकेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है प्रोग्राम के अंदर? बताइए। थर्ड का पहला आंसर दीजिए, थर्ड पार्ट का पहला आंसर दीजिए। चलिए दीजिए। अगर आपने मैलोक और कैलोक पढ़े होंगे, किसमें? सी प्लस प्लस में।
मैलोक और कैलोक किस फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम करने में मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जाता है? तो बता दूं आप लोगों को, मैलोक और कैलोक पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना मैलोक और कैलोक की, दोनों ही हमारे, अब ये दोनों ही हमारे मेमोरी एलोकेट करने के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और तो सी सी हमारा इसमें सही आंसर है, ए और बी, ठीक है, ए एंड बी। तो इसके बाद में किस फंक्शन का उपयोग एलोकेट मेमोरी को फ्री करने के लिए होता है? एलोकेट मेमोरी को फ्री करने के लिए होता है। तो इसके अंदर अगर मैं बताऊं आपको, तो कैलोक मेमोरी क्या है, कैलोक और मैलोक तो एलोकेट करने के लिए होता है, और एलोकेट मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन होता है हमारा, ठीक है ना। तो फ्री फंक्शन जो है हमारा, तो दूसरा आंसर है, दूसरे का जो सी है हमारा, वो क्या है, वो फ्री फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, इसके नाम से ही प्रदर्शित हो गया, ठीक है ना। इनपुट ऑपरेटर निम्न में से कौन सा है? इनपुट ऑपरेटर देखिए, एक इस तरीके से साइन होता है, एक इस तरीके से साइन होता है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है इनपुट ऑपरेटर कौन सा है। ये ऑपरेटर ही तो होता है जब हम सी आउट सी इन यूज करते हैं। तो इस ऑपरेटर के बारे में बताओ, इनमें से कौन सा है इनपुट ऑपरेटर, कौन सा है निम्न में से, नहीं नहीं, हाँ, इनपुट ऑपरेटर कौन सा है, इनपुट ऑपरेटर पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, अगर नहीं पता तो, इनपुट ऑपरेटर जो है हमारा, जो पहला ऑप्शन है इसमें ए, वो हमारा क्या है, इनपुट ऑपरेटर, ठीक है ना। वो सी इन से क्या होता है, इनपुट किया जाता है, फंक्शन सी है और ऑपरेटर हमारा वो वाला है, जो ग्रेटर डबल ग्रेटर का साइन लग रहा है, वो हमारा क्या है, इनपुट ऑपरेटर। और नीचे वाला क्या है, आउटपुट ऑपरेटर, नीचे वाला है आउटपुट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, क्लियर। तीसरे का आंसर तो ये है। अब हम आ जाते हैं चौथे के आंसर पे। निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है? देखो इजी आंसर है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से किस फंक्शंस का उपयोग, किस फंक्शंस का उपयोग, निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है? CLRS, गेट सी एच, काउंट, वॉइड मैन। फंक्शंस ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। क्लियर्स, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, पूरा स्पेलिंग है CLRSCR, ठीक है ना। तो CLRSCR, ठीक है ना, क्लियर सर। हाँ, तो नीलेश ने सही आंसर दिया, फोर्थ का ए, थोड़ा सा इजी होगा तो आप लोग दे दोगे आंसर, है ना। तो ए हमारा क्लियर सर, तो क्लियर सर ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगले में आप क्या आंसर देंगे, ठीक है ना। पांचवे का आंसर बताइए, रन टाइम, ठीक है ना। तो रन टाइम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? जैसे मान लिया मैंने फंक्शन कंपाइल करा दिया, उसको रोकना है मुझे, तो उसका उसका हम कौन सी यूज करते हैं? ऑलरेडी आपने 1000 बार यूज की है, ठीक है ना। क्लियर सर, गेट सी एच, फ्री, गेट कैर, आप लोग ऑलरेडी जब सी में आपने प्रोग्राम बनाए थे तो आपने ऑलरेडी यूज किया था उस चीज को, तो उसका आंसर मांग रहा है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग करते हैं? पांचवे का आंसर दीजिए, पांचवे का आंसर दीजिए। गुड, वेरी गुड। तो गेट सी एच तो हमने 1000 बार यूज किया है ना, तो गेट सी एच क्या करता है, इट कैन होल्ड द स्क्रीन, इट कैन होल्ड द कैरेक्टर अंटिल यू एंटर द एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो गेट कर क्या करता है, कोई ना कोई कैरेक्टर लेता है आपसे स्क्रीन को रोकने के लिए, जैसे ही आप कोई कैरेक्टर, जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो वो वापस आ जाता है ना। तो गेट बी हमारा इसमें सही आंसर है, गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, क्लियर। अब आप दूसरा देख लीजिए, छठा नंबर देख लीजिए, जब किसी एक ऑपरेटर का उपयोग अलग अलग फंक्शंस के लिए किया जाता है तो वह कहलाता है, जब किसी एक ऑपरेटर का उपयोग अलग अलग फंक्शंस के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर, ऑपरेटर बताइए। जब किसी एक ऑपरेटर का उपयोग अलग अलग फंक्शंस के लिए किया जाता है तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
जब किसी फंक्शन किसी एक फंक्शंस का उपयोग अलग अलग फंक्शंस के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग। तो ये था ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर? तो अब इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस में फंक्शंस ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टॉपिक की बात कर रहे हैं, है ना? मेहनत करनी है, हर चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं एक जैसे नाम के फंक्शंस को। एक जैसे नाम के, मैंने ऑलरेडी पॉलीमॉर्फिज्म आपको कराया था, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ समझाया था, है ना? फंक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उपरोक्त सभी, ये सब मैंने आपको कराए थे, है ना? इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया था, है ना? कैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना? इनहेरिटेंस, ये मैंने बताया था ऑलरेडी। एक जैसे नाम को, नाम के फंक्शंस के लिए के अलग अलग कार्यों के लिए किसका उपयोग करते हैं वह कहलाता है, याद कीजिए मैंने आपको कराया था, एक जैसे नाम के फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक नाम के ही 3 फंक्शन है लेकिन उनके अलग अलग कार्य हैं, जिसका उपयोग करते हैं, एक ही फंक्शन है लेकिन उनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग सेम फंक्शन बना रखे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बताइए, आंसर दीजिए। फंक्शंस की बात कर रहा है, आंसर दीजिए। नहीं पता? फंक्शंस पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं जब हम एक नाम के फंक्शन को 3-4 बार सेम नाम से कॉल कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरामीटर पास कराते हैं, जैसे मान लिया मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास कराए सम के, ए वैल्यू बी वैल्यू को सम कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं यार सेम फंक्शन में 3 पैरामीटर होने चाहिए थे, तो मैं उस फंक्शन को नहीं छेड़ूंगा, तो सेम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर 3 पैरामीटर पास करा दूंगा, उसको बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सी मेरा सही आंसर है इसमें, ठीक है? अगला देखिएगा, निम्न निम्न में से किसका उपयोग क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए होता है? क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए किसका उपयोग होता है? फ्रेंड फंक्शंस का, म्यूचुअल फंक्शंस का, इनलाइन फंक्शंस का, दोनों ए एंड बी। क्लास के फंक्शंस को, क्लास निम्न में से किसका उपयोग क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए किया? क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हैंडल करने, क्लास क्या करते हैं, पहले हम जब मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में क्लास का नाम डाला और थोड़ी दूर स्पेस में हमने a1 डाल दिया, तो a1 क्या है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शंस, इन ऑनलाइन इनलाइन फंक्शंस, तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों ही उसको हैंडल करने के लिए यूज होते हैं, दोनों ही, ठीक है ना? दोनों ही होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, ए और बी। ओके, ए और बी, तो डी मेरा सही आंसर है इसमें। ये आंसर शीट हो गई आपकी, ठीक है? चौथा पार्ट में देखिए, चौथे पार्ट में देखिए, चौथे पार्ट में निम्न में से क्लास का भाग कौन सा नहीं है? निम्न में से क्लास का भाग कौन सा नहीं है? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, मेन फंक्शंस, इनमें से क्लास, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें उसमें काफ़ी सारे डेटा मेंबर वगैरह, मेथड वगैरह होते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ नहीं होती है, वो पूछ रहा है वो, बताओ क्या नहीं होता? बताइए, बताइए क्या नहीं होता? बताइए, बताइए। नहीं पता? देखो, निम्न क्लास का भाग नहीं होता, देखो प्राइवेट क्लास का भाग है, पब्लिक भी क्लास का भाग होता है और प्रोटेक्टेड भी, तीनों तो है, तीनों ही क्लास के एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है ना?
तो इनसे क्या है, एक्सेस प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। पब्लिक डेटा मेंबर भी होते हैं और पब्लिक हमारे फंक्शंस भी होते हैं, प्रोटेक्टेड हमारा फंक्शंस भी है और डेटा मेंबर भी है। तो लेकिन जो मेन फंक्शंस है, मेन फंक्शंस नहीं होता, ठीक है ना। तो जो मेन फंक्शन है वो नहीं होता, इसका क्लास का पार्ट मेन फंक्शन नहीं है, तो नीलेश ने सही जवाब दिया है, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन हमारा इसमें सही आंसर है, जो कि क्लास का पार्ट नहीं है, डी, ठीक है। अगला देखिए, C++ में स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया था। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट का किया जाता है, ऑब्जेक्ट का किया जाता है, स्ट्रक्चर का किया जाता है, या इनमें से किसी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका उपयोग, किस कीवर्ड, है ना, किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, बताइए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है ना, किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। संगीता ने भी सही जवाब दिया था, ठीक है ना। C++ में स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्ट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, इनमें से कोई नहीं। एक कीवर्ड होता है इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको हम डिक्लेयर, जैसे हम इंट डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। C++ में गलत जवाब 2 का, सी नहीं है। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग अगर स्ट्रक्चर ही रख दो, अगर इंटीजर को इंटीजर से ही बिलोंग कर देंगे तो कैसे मजा आएगा, है ना। तो इसलिए सवाल गलत हो जाता है हमारा। तो इसमें स्ट्रट, ए हमारा इसमें सही आंसर है, ए हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। पढ़ने पड़ेंगे तब जाके सही हो पाएंगे, अदरवाइज तो तुक्के से तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्लास को बंद करने के लिए किस सेपरेटर का उपयोग करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने हल्का सा भी, मैंने कहा था ना हल्का सा भी प्रोग्राम बना लो, बस एक प्रोग्राम C++ में बना लो, एक प्रोग्राम विद क्लास, आपको मतलब काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगी, काफ़ी हद तक, ठीक है ना। वही पूछ रहा है, क्लास को बंद करने के लिए किस सेपरेटर का उपयोग करते हैं, बताइए। क्लास को बंद करने के लिए किस सेपरेटर का उपयोग करते हैं। क्लास को बंद करने के लिए किस सेपरेटर का उपयोग करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉलन का करते हैं, सेमी कॉलन का करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का करते हैं। ये स्कोप रेजोल्यूशन क्लास में यूज करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्कोप रेजोल्यूशन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और उपरोक्त में से सभी का यूज करते हैं क्लास को बंद करने के लिए। क्लियर, बताइए। आंसर दीजिए, 3 का बी। और बताइए, कोई और है कोई बताने वाला। संगीता, 3 का बी, गुड। तो हमारा आंसर सही है, 3 का बी, यानी कि सेमी कोलन। सेमी कोलन कहते हैं जब हमने क्लास बनाई और क्लास का स्टार्ट ब्रेसिस ऑन किया, उसका ही लास्ट में क्या करते हैं, एंड ब्रेसिस लगाते हैं। तो वो क्या होता है, एंड ब्रेसिस लगाने के बाद में सेमी कोलन लगाना जरूरी होता है। जैसे स्टार्ट ब्रेसिस ऑन किया, फिर लास्ट में एंड ब्रेसिस के बाद में अगर आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, क्लोज आपका काम हो चुका है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमी कोलन। उसको मेन फंक्शन में उसको ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल करा सकें। इसलिए मेन हमारा क्लास का पार्ट नहीं था, जो अभी 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 जो आया था, है ना। और देखो स्कोप रेजोल्यूशन, उस साइन को क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो कि अब पीछे आ गया था, है ना। क्लियर। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में क्या है, जब एक ही क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को उसके नाम से दूसरे मेंबर फंक्शंस को में कॉल किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है। नेस्टलिंग, टफ मेंबर फंक्शन, प्राइवेट मेंबर फंक्शन, पब्लिक मेंबर फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। पहले तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा तो क्या करूँगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। जब एक ही क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस, ठीक है ना, मेंबर फंक्शंस को उसके नाम से दूसरे मेंबर फंक्शंस में कॉल करा किया जाता है, तो वह कहलाता है, चलिए मैं बता देता हूँ, नेस्टलिंग टॉफ मेंबर फंक्शंस, ठीक है ना। उसी के क्लास में अगर उसी की क्लास में यानी कि उसी के फंक्शन में दूसरे मेंबर फंक्शंस को कॉल करा जाता है, तो उसको बोलते हैं, ना ही प्राइवेट बोलते ना ही पब्लिक बोलते, उसको नेस्टलिंग टॉफ मेंबर फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है।
अगला देखिए, कंस्ट्रक्टर का नाम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? कंस्ट्रक्टर का नाम निम्न में से किससे तैयार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? देखिए कंस्ट्रक्टर की भी एक अपनी अपनी कहानी है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्लास, स्ट्रक्चर, मेंबर, उपरोक्त सभी। क्लास, स्ट्रक्चर, मेंबर, उपरोक्त सभी। देखिए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का निम्न में से किसके किससे तैयार किया जाता है? क्लास से तैयार किया जाता है, कंस्ट्रक्टर से तैयार किया जाता है, मेंबर, उपरोक्त में से सभी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जब कंस्ट्रक्टर हमें पता लगेगा, जब हमें कंस्ट्रक्टर पता चलेगा, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम आंसर दे पाएंगे। अगर हमें कंस्ट्रक्टर नहीं पता तो हम फिर उसका आंसर तुक्के में दे पाएंगे, हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, चलिए पहले आप आंसर दे दीजिए फिर बताता हूँ मैं। आंसर नहीं दिया आप लोगों ने, चलिए बता देता हूँ। देखिए जब हम किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो उसका रूल होता है कि जब कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करोगे तो वो क्लास के नाम से ही, क्लास के नाम से ही डिक्लेयर होता है। जो क्लास का नाम होता है वही हमारा किसका नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। और कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वैल्यू को डिसमेंटल करने का काम करता है, वैल्यू गार्बेज वैल्यू को रिमूव करने का काम करता है, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को छोड़ने का काम करता है किसी फंक्शंस की लास्ट की वैल्यू में। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कि हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो प्रोग्राम हमारे C++ में बनाए गए हैं, सी और C++ में सारी की सारी मशीनी कोडिंग की गई है। ठीक है ना। चाहे वो एटीएम मशीन हो, चाहे वो कोई भी होम अप्लायंस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। तो क्या है, इंस्ट्रक्टर क्या, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे आपने अपना पासवर्ड वगैरह डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, कुछ भी डाला हो आपने, डालते तो है ना उसके अंदर, मशीन तो है ना, लेकिन वो क्या करती है, आपके जैसे ही आप अपने पासवर्ड को डालेंगे, काम होने के बाद में जब फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर की कोडिंग की है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको डिफॉल्ट में 0 छोड़ देता है, ताकि आपका पासवर्ड जो है सिस्टम से भी रिमूव हो जाए, उसकी वैल्यू नल नल हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का उपयोग हम जरूरी नहीं कि डिस्ट्रॉय के लिए, नल के लिए कराएं, उसका उपयोग हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए करा सकते हैं, जो भी हमें लास्ट में छोड़नी होती है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम पे ही रखा जाता है। अगला देखते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूरिनरी, है ना, यूनिरी ऑपरेटर निम्न में से कौन सा है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूनिरी ऑपरेटर कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेटर निम्न में से कौन सा है? तो आंसर दीजिए, चलिए क्या आप देखते हैं, क्या क्या पता है इसका आंसर आप दे दें। ठीक है ना। यूनिटरी ऑपरेटर पूछ रहा है, ठीक है ना, माइनस, गुणा, उपरोक्त सभी, यूनिटरी ऑपरेटर पूछ रहा है। चलिए दीजिए आंसर, या इसका भी फिर मुझे ही देना पड़ेगा? अगर मुझे ही देना है तो बता दीजिए। ठीक है ना। क्लास इंटरेस्टिंग जब होगी जब आप पढ़ लेंगे, है ना, वरना क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना एक भी, जब आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे एक भी, तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा, है ना। वही सेम चीज़ हमारे साथ में एग्ज़ाम में होती है कि अब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उन टॉपिक में, है ना। लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं शायद, है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एमसीक्यू दे दो। अबे भाई एमसीक्यू तो हज़ारों पढ़े हैं नेट पे। वही एमसीक्यू सोल्व कैसे होंगे जब आप डीप में तैयारी कर लेंगे, जब आप डीप में तैयारी करेंगे तब आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आ जाएगा, आप उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अभी देखो आंसर दे रहे हो आप 6 का सी, जबकि ए है, जबकि इसका आंसर है ए, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है ना। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, प्लस। चलिए इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नीलेश, क्लास तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है मतलब, जैसे सपोज करो अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग क्या होगा, आप लोगों का जो है दिक्कत होगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि
जब पढ़ाई नहीं करी तो फिर जब एक भी एमसीक्यू आप नहीं करके दिखाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आया ना, आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन आया तो आया कैसे, और आया है तो मुझे पता क्यों नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठने चाहिए ताकि आप उस चीज़ पे एमसीक्यू का पढ़ने का एक फ़ायदा मैं यही मानता हूँ कि जो स्टूडेंट एमसीक्यू देखने के बाद में उसको अपनी कॉपी पे नोट ना करे कि ये टॉपिक मुझे क्यों नहीं आता, उस टॉपिक को आप नोट कीजिए और सर्च कीजिए कि ये मैं या हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, या फिर आपको नहीं पढ़ाया तो आप पढ़िए उस चीज़ को, है ना, और सर्च करिए कि भाई उस टॉपिक का मतलब क्या है, कि जो एमसीक्यू में आया वही सेम चीज़ हमारे साथ में एग्जाम में होगी, ठीक है ना। जब एग्जाम में आप सब कुछ पढ़ के चले लाएंगे ना, सब कुछ पढ़ के चले लाएंगे, जब आपको नहीं आएगा तो आपको दिमाग में रखने हैं सारे क्वेश्चंस कि ये एग्जाम में आया था और ये हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए ये देखना, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब पेरेंट क्लास, जो पेरेंट्स क्लास होती है मेरी मेन क्लास, यानी पेरेंट्स क्लास से फंक्शन चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है तो वह कहलाता है इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए एंड बी दोनों। जब पेरेंट्स क्लास से फंक्शन चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, उसकी सब क्लास, चाइल्ड क्लास क्या हुई, उसकी सब क्लास हो गई, है ना, इसलिए इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। एक पेरेंट्स क्लास हो गई और उसके अंदर से एक क्लास हमने और बना दी, तो क्या कहता है, कॉल किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, या ए एंड बी दोनों। बताइए क्या किया जाता है। अब बात इनहेरिटेंस की हो रही है, ठीक है ना। आंसर दीजिए, सी आंसर दिया है पहले का नीलेश ने। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हो जाएगा। जब एक पेरेंट क्लास से, जब एक पेरेंट क्लास के फंक्शंस चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। बेसिकली क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस कहलाता है, लेकिन वो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, तो इनहेरिटेंस भी कहलाता है और सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड बी दोनों हो गया, ठीक है ना। क्लास को इनहेरिटेंस कैसे करते हैं तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करा दोगे तो उसके फंक्शंस को हम ऑलरेडी कॉल करा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। भूल आप लोगों ने या तो क्लास ली नहीं है या भूल गए होंगे आप पक्का, ठीक है ना। जब एक क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है तो वो कहलाता है, यानी कि जब एक क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है, जब एक क्लास को, है ना, मैंने एक क्लास, मैंने बेस नाम की एक क्लास बनाई, ठीक है ना, उस बेस क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है तो क्या इनहेरिटेंस कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है, उपरोक्त सभी क्या कहलाता है बताइए। एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है तो वह कहलाता है, अब दीजिए आंसर। एक क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है, जैसे कि सपोज करो मैंने एक क्लास बनाई ए नाम की, एक क्लास बनाई बी नाम की, एक क्लास बनाई सी नाम की, और एक क्लास बनाई मैंने डी नाम की, ठीक है ना, तो वह कहलाता है। अब मैंने मल्टीपल क्लास बना दी ना, तो अब बताओ, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर भी तो डालो, क्वेश्चन नंबर भी तो डालो, हाँ, तो इसका क्या होगा, इसका सी आंसर मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, है ना। वहां पे पेरेंट्स और चाइल्ड की बात की थी, दो जनों की बात की थी, और यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमारा आंसर सी इसमें सही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर जिस बच्चे को नॉलेज होगी तो वो पढ़ लेगा, है ना, और नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है इस चीज के अंदर, है ना, है ना। ड्राइव्ड क्लास को निम्न में से किसके साथ परिभाषित किया गया है। देखिए मैंने अभी ये वर्ड लिया था थोड़ी देर पहले मैंने अभी जब पहला पार्ट या दूसरा पार्ट चला था मैंने ये वर्ड लिया था। तो ड्राइव्ड क्लास को निम्न में से किसके साथ परिभाषित किया गया है, बेस क्लास से, मेंबर क्लास से, फंक्शन मेंबर से, उपरोक्त सभी से। बताइए किससे परिभाषित किया गया है ड्राइव्ड क्लास को।
जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास को से ड्राइव होती है तो उसको क्या कहलाते हैं? जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास में ड्राइव यानी कि इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उस क्लास को क्या बोलते हैं? नहीं पता? चलिए बता दीजिए, टाइम भी हो गया है ना। हाँ, थ्री का बी गलत जवाब। बेस क्लास, इसका क्या आंसर है? बेस क्लास। देखिए, पहले एक क्लास बनाई, फिर दूसरी क्लास बनाई, और पहली क्लास को दूसरी क्लास से क्या कराना है? ड्राइव करानी है मुझे, है ना, इनहेरिटर करानी है। तो क्या वो तो मेरी बेस क्लास हो गई ना। ऊपर वाली को नीचे वाली से कराना है तो ऊपर वाली क्या क्लास होगी? मेरी बेस क्लास कहलाती है हमेशा। तो इसलिए बोलते हैं इसको बेस क्लास, ठीक है। और मेंबर क्लास छोड़ो, बेस क्लास। तो हमारा पहला इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कल मिलते हैं दूसरे एमसीक्यू। हालांकि इसके अंदर और भी हैं, इसको भी पूरा कर लेंगे और इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यू बचेगा हम उसको भी कराएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, तब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और तैयारी करते रहिएगा जोरों शोरों से, ठीक है ना। ढीले मत पड़िए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और क्योंकि जब आपने ठाना है कि किसी भी तरीके से नंबर लाना है तो पढ़िए इस चीज़ को, है ना। जो ढीले पड़ जाएंगे फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।